जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज के अखबार कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होगा, पेंशनर्स को होगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि इकोनॉमी बढ़े और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे तो आप खर्च करोगे। इसके ऊपर क्या खबर है, कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, ग्रेच्युटी कितनी बढ़ेगी और आयोग का गठन यानी कब होगा, इनकी घोषणा और उसके बाद आप इंप्लीमेंट कब होगा, सबसे बड़ी बात है। इसकी खबरों को लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। और आज बहुत बड़ा दिन है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर 2018 से लड़ाई लड़ी जा रही है। माननीय हाई कोर्ट से जब हमें निराशा मिली तो आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा कि क्या आपके साथ अन्याय हुआ है या नहीं, यानी आपकी एसएलपी एक्सेप्ट होगी या नहीं। इसके ऊपर आज फैसला है, जैसे कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आपको नौकरी की तलाश है तो कल 400 पदों पर भर्तियां हैं। कहां पर भर्तियां हैं, कितनी भर्तियां हैं, जरा इसके बारे में देखेंगे। और आप देखूंगा गणतंत्र दिवस पर, हाँ जी दोस्तों, बड़ी आप देख सकते हो एक कॉम्बैट व्हीकल देख सकते हो, जैसे क्विक रिएक्शन कॉम्बैट व्हीकल, और जहां पर बिल्कुल किसी भी तरीके का भय नहीं और वो तहलका मचा रही। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। आखिर आज के अखबार क्या कह रहे हैं यार, सुनिए। मैं आपके साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं उसमें लिखा है, यानी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 फरवरी 2026 से आने लगेगी। केंद्र सरकार की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 करने का प्रस्ताव रखा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का लॉजिक था कि 2.25 उनके डीए से ही बन गया था, यानी डीए से बन गया था 2.25, अभी डीए से बनेगा 1.63 या 64। तो 0.25 को 257 ले जाने तक, यानी उनका बढ़ा था 0.32 और मांग थी आपकी 3.86 की। मांग को न मानते हुए, सिफारिश को न मानते हुए सरकार ने गच्चा खिलाया। इसलिए इस बार केंद्रीय कर्मचारी संगठन लामबंद है, जबरदस्त तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बना रहे। और दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 साल तक कई प्रकार की आपने राज्यसभा, लोकसभा और सड़कों पर मांग की है, चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन सरकार ने अपने पत्ते खोले। लेकिन सरकार ने एक अच्छी बात कही है कि इससे इकोनॉमी में सुधार होगा, कि मिडिल क्लास की पेंशन और पे बढ़ेगी तो वो खरीदारी ज्यादा करेंगे, तो उनका जो कर है यानी इनकम टैक्स है, जीएसटी, उनको काफी पैसा आएगा। इसलिए सरकार ये गेम खेलेगी, क्योंकि समझ सकते हो कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इसको आपने साबित करके दिखाना है। यानी एक इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, रहने और खाने पीने का तरीका बढ़ेगा तो मार्केट से खरीदारी करेगा, मार्केट से भी रेवेन्यू जाएगा और आपसे भी जाएगा। और दूसरा कह रहे हैं, यद्यपि 8वें वेतन आयोग से क्या अपेक्षा की जा सकती है, इस बारे में घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में 2.28 से 2.86 की सीमा में फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 से लगाकर 51,420 के बीच हो सकता है। दोस्तों, बिल्कुल ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है, भविष्य की बात करें तो 8वें वेतन आयोग जिसे 2026 में लागू किए जाना अपेक्षित है, न्यूनतम मूल वेतन उल्लेखनीय वृद्धि करके 41,000 से 51,000 होने और फिटमेंट फैक्टर, अभी ये जो आपके सामने रख रहा हूं ये पूरी तरीके से इसी तरीके, अभी जैसा हमने आपसे कहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो पिछले 7 दिन से जो आप 3-4 दिन में जो नैरेटिव बनाए वो सरकार जरूर देखती है। इसलिए ये नैरेटिव हर एक बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारी जो लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं और लगातार इसको ऊपर अपने आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेकर सबके सामने शेयर कर रहे हैं कि नहीं, 2.28 से ऊपर 2.86 तक रहेगा और इससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं। यदि ऐसा होता है तो फिर इस वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं। आप कितना इस चीज से आप सहमत हैं, आप देख सकते हो। सीधा लिखा है कि सरकारी सैलरी 38%, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 38%, पेंशन में 34% बढ़ोतरी की संभावना है। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000, ग्रेच्युटी भी 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये अलग अलग पेंशन की राशि में कैसे होती है बढ़ोतरी, पे में कैसे होती है बढ़ोतरी, ये इसके बारे में यानी चर्चा डिटेल में करेंगे। लेकिन इस तरीके की खबरें हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब दूसरी बड़ी खबर इन्होंने ये कह रहे हैं, जनसत्ता कह रही कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन हो जाएगा 51,000। जाने क्या है फिटमेंट फैक्टर, किसके आधार, जिसके आधार पर होती है पेंशन सैलरी की गणना। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश किया दोस्तों। क्यों ये बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पर हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम इस बार फिर धोखा खा जाएंगे, और जैसा कि धोखा आपने 7वें वेतन आयोग में खाया था। आपने बोला आपकी सैलरी बड़ी उछली 2.57, लगभग 2.5-3 गुना हूं, लेकिन आपको समझ में आ गया था कि डीए को मर्ज करने के बाद 0.32% बढ़ी थी सिर्फ।
अभी मैं बात कर रहा हूं ये कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। यह आयोग साल 2025 के अंत तक बनकर जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो सकता है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को ही खत्म हो रहा है। यानी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 फरवरी 2026 से आने लगेगी। केंद्र सरकार की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.5 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन आपका 51,480 रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी यूनियन अन्य कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 तक रखने की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो आप समझ सकते हो 180% की वृद्धि कितनी बढ़ेगी पेंशन। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86% की वृद्धि होता है तो 9,000 से जाकर के जो मिनिमम पेंशन है वो 25,740 हो जाएगी। और उन्होंने कहा है अब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर में फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों और वेतन में सुधार करने के लिए चाहता है। इसका उद्देश्य रहता है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय इन चीजों का रखा जाता है ध्यान। अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो इसे तय करने में कई चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरत, देश की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह बढ़ रही है, और महंगाई दर क्या है, और कर्मचारियों की जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीका। इस दौरान कर्मचारी पेंशन भोगियों को वेतनमान और भत्तों की समीक्षा की जाती है। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसमें उन्होंने 2.57 को निर्धारित किया। इसका मतलब है कि ग्रॉस सैलरी और पेंशन पर फिटमेंट फैक्टर का होता है सीधा प्रभाव। जैसा उन्होंने कहा है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है और जो आपके डीए हैं उनको मर्ज करके और तमाम आपके टीए हैं, डी हैं, सारी चीजों को ग्रॉस सैलरी देखा जाता है। फिर आपके मूल वेतन में फिटमेंट फैक्टर को मल्टीपल करके ग्रॉस सैलरी से टैली किया जाता है कि कितनी एक्चुअल बढ़ोतरी हुई है। और केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 4 लाख कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे। यानी ये भी कहा तमाम तरीके की अटकलें हैं नहीं है, ये बिल्कुल सरकार के सामने जितनी यूनियंस हैं केंद्रीय कर्मचारियों की वो अपना मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि सरकार समझ सकती है कि हम यदि मांगेंगे 1.5 1.86 ये सब इन बातों पर चर्चा करना बेईमानी है। अब चर्चा होगी तो आगे 2.57 की होगी, 2.28 से ऊपर की चर्चा होगी और इसी हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए ताकि भविष्य में हमारे साथ फिर कोई गड़बड़ ना हो सके। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा मैं आप वीडियो पहले देखी, ये है वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी। हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमैन। मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचना दे दूं कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई है। आइटम नंबर 17 पे लिस्टेड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उन्होंने SLP यानी आप समझ सकते हो स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज उन्होंने कहा आज इसके ऊपर फैसला होना है, यानी ये एडमिट होगी या नहीं होगी, इसको आइटम नंबर 17 पर लिस्टेड है। और जैसा इक्वल MSP को लेकर आपने देखा होगा लगातार संघर्ष चल रहा है। पहले सरकार हमारे साथ थी, वित्त मंत्रालय से ये रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में मामला 5 से 6 साल चला, लगभग ज्यादा चला, और उसके बाद हमें निराशा मिली। वहां पर हमारा पक्ष मजबूत होते हुए भी हमारे बारे में नहीं सुना गया, इसलिए फिर SLP यानी स्पेशली पिटीशन का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जिनमें कानून का कोई अहम सवाल हो या किसी निर्णय में घोर अन्याय हो। पहला कॉन्सेप्ट है SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हो। जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो हमने SLP आज इसके ऊपर निर्णय SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि न्याय में कोई गड़बड़ी भी न हो। यानी सारा, जैसे जज साहब, हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा था कि सारी चीजें आपके फेवर में, हार्डशिप आपको है, गोली आपको पहले लगती, तकलीफ आपको, और मिलिट्री सर्विस पे तो सबको समान होना ही चाहिए।
ये पक्ष रखा था। इसी पक्ष को लेकर आप समझ सकते हो कि वीर बहादुर सिंह आज कल उन्होंने सभी भूतपूर्व सैनिकों से यह अनुरोध किया था कि दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, यानी इसके ऊपर क्या निकल के आता है, आगे लड़ाई जारी रहेगी या यहां से कुछ मिलता है। एसएलपी की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को गलत तरीके से खारिज कर देता है तो याचिकाकर्ता समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके एसएलपी के कुछ नियम थे जो हमने आपके साथ साझा करे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 25 यानी कल आपको जाना होगा सीकर से। एक खबर आई है कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जयपुर की ओर से सीकर में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पास बॉयज हॉस्टल में 25 जनवरी को पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती रैली होगी। भर्ती सुबह 9 बजे से शुरू होगी, दोपहर 3 बजे समाप्त हो जाएगी। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशक कर्नल राजेश भूकर ने बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए आरएस सिक्योरिटी सर्विसेज बाड़मेर, टेरियर सिक्योरिटी सर्विस कंपनी जामनगर, 128 पैदल सेना बटालियन जैसलमेर, इनोविजन लिमिटेड महाराष्ट्र, चेक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के साथ भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इनमें गुजरात में भारतीय रेलवे में गेटमैन के लिए 180 पदों पर भर्ती होगी। वेतन उन्होंने 35,000 रुपए प्रति माह रखा है। आयु सीमा 54 वर्ष है। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर या क्लर्क पद के लिए एक्सेसमैन आश्रित भी उपयुक्त दस्तावेजों के साथ रैली में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा बाड़मेर में सिक्योरिटी गार्ड के 60 पद हैं। 27,500 रुपए प्रतिमाह वेतन है। महाराष्ट्र में सिक्योरिटी गार्ड के 70 पद हैं। जामनगर, गुजरात, उदयपुर में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती होगी। कर्नल भूकर ने कहा कि संस्था की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए समय समय पर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये खबर है, पुख्ता खबर है, सच्ची खबर है। आप सीकर में जाइए 25 तारीख को। यदि आप इसकी जरूरत रखते हैं तो जरूर आप इसमें शामिल हुइए और अपनी जॉब पाइए। दोस्तों अब बढ़ते हैं, देखिए लास्ट में आपने देखा क्विक रिएक्शन फाइटिंग एक व्हीकल है, भगवान जगन्नाथ का रथ यानी नंदी, और उसमें आप देख सकते हो कि ये क्या कह रही हैं। और ये जो आपका कॉम्बैट व्हीकल है और इसके अंदर 8 जवान बैठ सकते हैं। मैं मेजर राधिका, इस बार मैं कर्तव्य पथ पर नंदी घोष जो मेरे पीछे वाहन खड़ा है उसकी कंटिंजेंट कमांडर के रूप में कर्तव्य पथ पर चलूंगी। ये गाड़ी का नाम नंदी घोष इसलिए रखा गया है, नंदी घोष लॉर्ड जगन्नाथ के रथ को कहा जाता था, जो एक एनर्जी डिफाइन करता था कि अपने रास्ते में आने वाली हर दुविधा, हर परेशानियों को चीरते हुए वो चलता जाएगा। तो ये गाड़ियां जो है इसके अंदर टोटल 8 जवान आ सकते हैं, प्लस ड्राइवर और को ड्राइवर। ये माइंड प्रोटेक्टेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो इंडिजिनसली भारत फौज की तरफ से बनाया गया है। ये गाड़ियां सफेद पेंटेड हैं क्योंकि इन गाड़ियों को हम यूनाइटेड नेशन मिशन में भेज रहे हैं, जो कि लेबनान और साउथ सुडान में अभी तक भेजा गया है। ये हम दर्शा रहे हैं कि अब इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अपना कदम रख चुका है और हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सामने कुछ भी हो ना, ये बुलेट प्रूफ है। सामने कोई भी बाधा इसको पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर सामने अग्रसर होता है। यूएन मिशन में भी इसकी डिमांड है, इसलिए इन्होंने कहा इसको सफेद पेंट किया गया है। तो दोस्तों ये नंदी घोष एक नया इनोवेशन है और मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज की खबरों में इतना ही।